नमस्कार जैन साथियों, आप सभी का स्वागत है वैदिक क्लासेज जयपुर पर। जैसा कि हमारा चल रहा था प्राचीन इतिहास, जिसमें हमने बात की थी नंद वंश की, जिसमें हमने पढ़ा था धनानंद के बारे में और पद्मानंद के बारे में। इस वंश में हम बात करेंगे मौर्य वंश की। इस वीडियो में हम बात करेंगे मौर्य वंश की। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखो कि मैं ये जो जानकारी है ना मौर्य वंश की, ये पढ़ाऊंगा आपको एनसीईआरटी बेस। जो 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें से आपको ऑथेंटिक बुकों में से पढ़ाता हूं मैं। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुकें है ना, इन्हीं को मैं पढ़ता हूं और इन्हीं से मैं आपको पढ़ाता हूं। तो ये बुक है ऑथेंटिक बुक, और आप भी इन्हीं से पढ़ा करो ताकि सारे फैक्ट इन्हीं में से आते हैं एग्जाम में। तो आइए आज हम बात करते हैं मौर्य वंश की। तो मौर्य वंश में आपको 4 शासकों के बारे में पढ़ना है। कौन कौन से शासक है? तो पहला शासक आएगा आपको चंद्रगुप्त मौर्य आएगा, पहला शासक, जो कि मौर्य वंश का संस्थापक है। दूसरा शासक है हमारा बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी है। तीसरा शासक आता है हमारा अशोक, जो कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी होता है। फिर हमें पढ़ना है लास्ट शासक है भरतद्रथ, जो कि मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक है। तो मौर्य वंश में जो एनसीईआरटी की बुक है ना, उनमें 4 शासकों के बारे में वर्णन है और यही सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमारा सबसे पहले हम बात कर रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य की। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक पूछे तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक रहा था, और चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस की उपाधि दी गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य को किसकी उपाधि दी गई थी? सेंट्रोकोटस की उपाधि दी गई थी चंद्रगुप्त मौर्य को। यानी कि कभी क्वेश्चन ये आता है कि सेंट्रोकोटस की उपाधि से किसे जाना जाता है, या सेंट्रोकोटस के नाम से किसे जाना जाता है, तो है चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश का संस्थापक है। इसके बारे में दूसरा फैक्ट ये बनता है कि प्रधानमंत्री कौन था चंद्रगुप्त मौर्य का? प्रधानमंत्री, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया था? तो बनाया था चाणक्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। यानी कि धनानंद को मारकर चाणक्य की सहायता से और खुद शासक बन गया था मगध का। तो ये बना था चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से। इन्हीं चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहते हैं, कौटिल्य भी इन्हीं को कहते हैं, चाणक्य को। इनके बारे में एक क्वेश्चन ध्यान में रखना आपको, जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चाणक्य ने एक ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम था, जो इन्होंने ग्रंथ लिखा था ना, ग्रंथ लिखा था इन्होंने एक ग्रंथ, इस ग्रंथ का नाम था अर्थशास्त्र। इस ग्रंथ का नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से आपको अर्थशास्त्र सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये इकोनॉमिक से संबंधित है, लेकिन ये राजनीति से संबंधित है। ये ग्रंथ अर्थशास्त्र ग्रंथ क्या है? राजनीति से संबंधित है। तो ये था ग्रंथ किसका? चाणक्य का, जिसमें इसने उस समय के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में वर्णन किया है चाणक्य ने। फिर हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में एक युद्ध लड़ा था। तो वह युद्ध कौन सा है? तो वो 305 ईसा पूर्व में इन्होंने लड़ा था सेल्यूकस निकेटर के साथ, एक युद्ध लड़ा था 305 ईसा पूर्व में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर के साथ एक युद्ध लड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक था सेल्यूकस निकेटर, जिसके साथ युद्ध लड़ा था 305 ईसा पूर्व में। तो उस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य विजयी रहा था। तो विजय होने के कारण सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया? अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का क्या नाम था? कार्नेलिया। नाम याद रखना आप। मैं सारे फैक्ट यहाँ पे लिखूंगा नहीं, क्योंकि इससे वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है, तो मैं आप बोलता जाऊंगा नाम। जो मोस्ट टॉपिक है ना, वो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, और बाकी फैक्ट कहानी के तरीके से मैं आपको यहाँ पे बोलकर बताऊंगा, तो आप लिखते रहना। तो सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया? सेल्यूकस निकेटर युद्ध हार गया चंद्रगुप्त मौर्य से। तो इन्होंने क्या किया? अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया, और साथ में 4 प्रांत, कौन कौन से? काबुल, कंधार, मकरान, हेरात। ये 4 प्रांत है, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। ये 4 प्रांतों को दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने उपहार स्वरूप
सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए थे। तो आप याद रखना कि 500 हाथी क्यों दिए थे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो मगध साम्राज्य का शासक था, तो मगध साम्राज्य क्या था, चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ था और वहां पर हाथियों की संख्या काफी ज्यादा थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पास सबसे ज्यादा हाथी थे, तो इन्होंने उपहार स्वरूप 500 हाथी किसे दिए थे, सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए थे। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक फैक्ट और ध्यान में रखना आप, कौन सा फैक्ट है, तो वो ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म में किससे दीक्षा ली थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म में दीक्षा ली थी भद्रबाहु से। किसे, भद्रबाहु से। भद्रबाहु आएगा यहाँ पे, ये आप ध्यान रखना, भद्रबाहु, 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 भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। यह है भद्रबाहु, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म में दीक्षा ली थी। फिर बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई। चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक का एक स्थान है, कौन सा, श्रवणबेलगोला। कौन सा स्थान है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, तो वो स्थान था श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला। यहां पे जाके उपहास के दौरान, ये कहां पड़ता है, तो ये पड़ता है कर्नाटक में, कर्नाटक में। तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पे जाके चंद्रगुप्त मौर्य ने उपहास के दौरान अपना देह त्याग दिया और साम्राज्य का शासक किसे बना दिया, फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने शासक बनाया फिर बिंदुसार को। अब हम बात करते हैं बिंदुसार के बारे में। तो 298 ईसा पूर्व में, कब, 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार शासक बना था। क्वेश्चन आता है, काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है कि बिंदुसार शासक कब बना, तो बिंदुसार बना था शासक 298 ईसा पूर्व में, बिंदुसार शासक बना था मगध का। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, यानी कि बिंदुसार की उपाधियां कौन कौन सी है, उपाधियों का मतलब है किन किन नामों से बिंदुसार को जाना जाता है, तो बिंदुसार को जाना जाता है अमित्रघात के नाम से। और वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार, बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है, किसमें, वायु पुराण में। ये आप देख सकते हो भद्रसार, वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है, और जैन ग्रंथों में बिंदुसार को ही सिंहसेन कहा गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके नामों से भी, बिंदुसार के नामों से ही काफी बार क्वेश्चन बना हुआ है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। एसएससी में मैंने देखा था इस बार, जो एसएससी के क्वेश्चन आए हुए हैं ना, आप उन्हें गूगल पे सर्च करना, चाहे यूट्यूब पे देख लेना आप, एसएससी में जितने क्वेश्चन आए हुए ना, उनमें से आपको उपाधियों में से जरूर मिलेंगे क्वेश्चन। तो इसलिए में उपाधियों का सबसे महत्वपूर्ण रोल रहता है, तो आपको ये याद रखना है। फिर हम बात करते हैं इसके बारे में, मेन फैक्ट क्या बनता है बिंदुसार के बारे में। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट शासक नहीं है, लेकिन ये चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी है, इस कारण इसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। बिंदुसार ने जो सीरिया नरेश था ना, सीरिया नरेश एंटियोकस प्रथम, तो सीरिया नरेश एंटियोकस प्रथम से सूखे अंजीर और मदिरा और एक दार्शनिक, 3 चीजें भेजने का आग्रह किया था या प्रार्थना की थी। 3 चीज भेजने का, कौन कौन सी थी, तो मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी, किससे, एंटियोकस प्रथम से। फिर बात करते हैं कि चंद्रगुप्त जो ये बिंदुसार है ना, बिंदुसार के दरबार में एक दार्शनिक आया था, उस दार्शनिक का नाम था डायमेकस। डायमेकस नामक दार्शनिक बिंदुसार के दरबार में आया था। ये क्वेश्चन आपको याद में रखना है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर इसके बारे में बात करते हैं कि बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था, तो बिंदुसार था आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। इसके बारे में ये फैक्ट बनते हैं। और जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, ये जैन धर्म का संप्रदाय, जैन धर्म का अनुयायी बन गया था, किससे दीक्षा लेके, भद्रबाहु से, तो ये आजीवक संप्रदाय का था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक क्वेश्चन और बनता है क्या, इसके दरबार में भी एक वो आया था राजदूत, कौन सा राजदूत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, तो वो आया था मेगस्थनीज। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, दिख रहा होगा आपको, मेगस्थनीज आया था इसके दरबार में, इसके बारे में एक क्वेश्चन बनता है मेगस्थनीज के बारे में, कि मेगस्थनीज ने इसके बारे में एक पुस्तिका लिखी है, चंद्रगुप्त मौर्य की दरबार की व्यवस्था के बारे में एक पुस्तिका लिखी थी मेगस्थनीज ने।
तो वो पुस्तिका थी इंडिका। उस पुस्तिका का नाम याद रखना आप। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक पुस्तिका लिखी थी चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था के बारे में। उस पुस्तक का नाम था इंडिका। और ये जो मेगास्थनीज था ना, ये सेल्यूकस निकेटर के दरबार में रहता था, इसने भेजा था ये राजदूत। तो ओके, ये याद रह जाएगा आपको फैक्ट, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे इसकी बिंदुसार की, तो बिंदुसार के बारे में मैंने फैक्ट बताया। ये सारे फैक्ट महत्वपूर्ण फैक्ट है बिंदुसार के बारे में, क्योंकि एग्जामों में इनमें से काफी बार क्वेश्चन बनता है बिंदुसार के बारे में। तो ये क्वेश्चनों को आपको ध्यान में रखना है, इन क्वेश्चनों को। तो ये सारे फैक्ट है बिंदुसार के बारे में। इसके अलावा बिंदुसार के बारे में एक क्वेश्चन और बनता है कि बिंदुसार के शासनकाल में 2 विद्रोह हुए थे। तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे बिंदुसार के शासनकाल में। तो पहले विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने भेजा था सुसीम को, जो कि इसका पुत्र था बिंदुसार का। तो पहले विद्रोह को दबाने के लिए सुसीम को भेजा था। फिर दोबारा से वहां पे विद्रोह हुआ, तो उसे दबाने के लिए फिर भेजा था अशोक सम्राट को। पहले विद्रोह को दबाने के लिए सुसीम को भेजा, जो कि इतना महत्वपूर्ण शासक नहीं था वो, यानी कि वो अयोग्य शासक था। इस कारण उसे शासक नहीं बनाया गया, बिंदुसार का उत्तराधिकारी उसे नहीं बनाया गया था, उससे वो विद्रोह दबा नहीं था। फिर इसने भेजा बिंदुसार ने अशोक को। ये बहुत ही शक्तिशाली शासक था अशोक सम्राट। तो इसने वहां पे जाके उस विद्रोह को बुरी तरीके से दबाया था, उस विद्रोह को। यानी कि वहां पे जितने भी लोग विद्रोह कर रहे थे ना, उनको सबका सिर कलम करवा दिया था, उनका सबका। तो ये बहुत ही शक्तिशाली शासक था, सब लोग इससे डरते थे, क्योंकि जहां भी कहीं भी विद्रोह होता था ना, तो ये उस विद्रोह को 2 सेकंड में दबा देता था। यानी कि ये बोल सकते हो आप कि वहां पे जाके जो अशोक सम्राट जाता था ना, इसके नाम से वहां पे सारे विद्रोह शांत हो जाते थे। ये इतना शक्तिशाली था, या आप इसे क्रूर शासक भी कह सकते हो। लेकिन इसका हृदय परिवर्तन हो गया था बाद में, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो ये थे इसके बिंदुसार के बारे में। अब बात आती है 269 ईसा पूर्व की, जो कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी बनता है फिर अशोक, जो कि अशोक सम्राट सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली शासक है। आपको फिर से कह रहा हूं, इसके बारे में काफी बार क्वेश्चन बन चुका। इसके बारे में अगर मैं आपको सारे फैक्ट लिखाऊंगा ना, तो आपको सारे फैक्ट याद नहीं रहेंगे। तो इसके बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है ना, वो आपको मैं यहाँ पे करवा दूंगा, कवर करवाऊंगा, जितने महत्वपूर्ण फैक्ट है ना वो। तो आइए, अब बनता है कौन? अब बनता है हमारा अशोक सम्राट शासक। तो अशोक बनता है 269 ईसा पूर्व में शासक बनता है अशोक। शासक बनने से पहले क्या था? अवंती का राज्यपाल था। शासक बनने से पहले अशोक क्या था? अवंती का राज्यपाल था अशोक। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन को मैंने 4-5 बार देखा है एग्जामों में आते हुए, तो ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका, और ये क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है। और जो एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें भी इसको हाईलाइट करके दे रखा है। तो ये महत्वपूर्ण है कि राज्यारोहण के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो वह था अवंती का राज्यपाल था। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं कि अशोक की माता का क्या नाम था। पिता का तो आपको पता ही है कि अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार, लेकिन माता का क्या नाम था? तो माता का नाम था सुभद्रांगी। अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी। ये क्वेश्चन भी काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है। मैं फिर से कह रहा हूं आपको कि यहाँ पे मैंने जितने फैक्ट लिखे ना, सारे फैक्ट आए हुए फैक्ट है, और मैं खुद एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ता हूँ। तो आप भी एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ो, ताकि वो सबसे महत्वपूर्ण बुक है। और गाइडों के भरोसे आप रहो मत, क्योंकि गाइडों में क्या है, कभी कभी प्रिंटिंग में गलत हो जाता है, कभी किसी में भी गलत हो सकता है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक कभी गलत नहीं हो सकती। और वो गलत होती भी है तो उस पर आप रेट लगा सकते हो क्वेश्चन पर। तो ये फायदा है एनसीईआरटी पढ़ने का। तो मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा हूं ये सारे क्वेश्चन, और ये सारे फैक्ट मेरे एनसीईआरटी से कवर हुए हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सुभद्रांगी था इसका अशोक की माता का नाम। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो पुराणों में अशोक को कहा गया अशोक वर्धन। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? पुराणों में अशोक को कहा गया है अशोक वर्धन। ये क्वेश्चन भी सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं कलिंग आक्रमण की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है कलिंग आक्रमण। 261 ईसा पूर्व की बात है। तो 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। यह क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है। वहां पर इतना भयंकर नरसंहार हुआ कि जिससे जो अशोक सम्राट है ना, इसका हृदय परिवर्तन हो गया था। यानी कि जो भयंकर नरसंहार देखा अशोक ने, वहां पे काफी लोगों की सिर धड़ से अलग कर दिया गया था, और काफी लोग अपाहिज होके बंदी बनाए लिए गए थे, और काफी लोग
क्या थे, वहां पे घायल होके पड़े हुए थे। तो वो दृश्य देखकर अशोक का मन परिवर्तन हो गया और फिर इसने वहां से बौद्ध धर्म में दीक्षा ली थी अशोक ने। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म में दीक्षा किससे ली थी, या किस व्यक्ति से ली थी, या किस बौद्ध भिक्षु से ली थी। तो इन्होंने ली थी उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु है, यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा उपगुप्त। तो ये बौद्ध भिक्षु है उपगुप्त, और इससे बौद्ध अशोक ने बौद्ध धर्म में दीक्षा ली थी। तो अशोक किस धर्म का अनुयायी हुआ, बौद्ध धर्म का अनुयायी हुआ। प्रारंभ में जैन धर्म का था, लेकिन उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से दीक्षा लेने के बाद ये बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि स्तंभ जो अशोक सम्राट है ना, इसने स्तंभ लेखों की शुरुआत करवाई थी भारत में। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट तो पहले ये देखो कि जो अशोक सम्राट है ना, इसने भारत में स्तंभ लेखों की या अभिलेखों की शुरुआत की थी। तो भारत में अभिलेखों की शुरुआत किसने की थी, तो भारत में, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, अभिलेख भारत में अभिलेखों की शुरुआत किसने की थी, तो वो की थी अशोक सम्राट ने। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन इसके बारे में ये बनता है कि अशोक सम्राट के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है। तो अशोक सम्राट के स्तंभ लेखों की संख्या है 7। अशोक सम्राट के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है, 7 है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि अशोक सम्राट के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। तो ये थे अशोक सम्राट के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट, इनको तो आपको याद रखना है। ये सबसे महत्वपूर्ण शासक था, सबसे प्रतापी शासक था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर आप अशोक सम्राट के बारे में और भी फैक्ट जानना चाहो तो इसने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी और शिलालेखों की स्थापना की थी इसने, यानी कि जगह जगह पर शिलालेख लिखवाए थे। और इसने मतलब काफी अपने प्रशासन में काफी सुधार कर लिया था इसने फिर। और इसने अपने राज्य कर्मियों को आदेश दिया था कि हर चौथे वर्ष जाकर अपने राज्य का दौरा करें। और इसने काफी जनसभाएं आयोजित करता था अशोक सम्राट। ये काफी महत्वपूर्ण और काफी अच्छा शासक हुआ था। फिर बाद में ये जाके, पहले इससे सब लोग डरते थे, लेकिन बाद में अशोक का शासनकाल सबसे महत्वपूर्ण कहा जाता है। इसने बाद में अपनी प्रजा को हर तरीके से सुख रखने की कोशिश की थी, यानी प्रजा को खुशी रखने की कोशिश की थी इसने हर धर्म के लोगों को बराबर का समान अधिकार देने लगा। और ये क्या था, इसके बारे में और पढ़ना चाहो तो इसने गुप्तचर विभाग की शुरुआत की थी। और इसने काफी अपनी प्रशासन व्यवस्था में काफी सुधार किया था। या आप पढ़ना चाहो तो जो 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है ना, उससे आप पढ़ सकते हो। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको ऑनलाइन आपको यहाँ से पीडीएफ बना के भेज दूंगा। मैं आपको एनसीईआरटी की बुक, आप उसमें से विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हो इसे, कि अशोक सम्राट ने क्या क्या किया था। या फिर मैं आपको मेरे नोट्स भेज दूंगा, आप कमेंट में बता देना अगर आपको नोट्स चाहिए इसके, तो मैं आपको इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो ये था अशोक सम्राट के बारे में। अब हम बात करते हैं भरतरथ के बारे में। इसके बारे में आपको ज्यादा फैक्ट याद नहीं रखना, बस इसके बारे में आपको इतना सा फैक्ट याद रखना कि ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था भरतरथ। भरतरथ क्या था, मौर्य वंश का अंतिम शासक था भरतरथ, जिसकी हत्या, भरतरथ की हत्या 185 ईसा पूर्व में सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। और यहीं से फिर शुंग वंश की शुरुआत हो गई, यहीं से शुंग वंश की शुरुआत हो गई। तो बस इतना सा याद रखना है इसके बारे में। इसके बारे में एनसीईआरटी में भी ज्यादा वर्णन नहीं है और इसके बारे में ज्यादा फैक्ट बनता नहीं। इसके बारे में बस एक ही फैक्ट बनता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। वो तो आपको पता है कि जो भी क्वेश्चन बनता है, अगर वंश में से किसी भी राजा के इतिहास के वंश में से अगर क्वेश्चन बनता है तो संस्थापक और अंतिम पूछने की ज्यादा संभावना रहती है। तो मौर्य वंश का अंतिम संस्थापक और अंतिम शासक हुआ भरतरथ। बहुत ही कमजोर शासक था, या ये कह सकते हो कि अयोग्य शासक था, जिसकी हत्या इसके मंत्री सेनापति पुष्यमित्र ने ही कर दी। और 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश समाप्त हो गया। तो ये था आज का हमारा मौर्य वंश के बारे में सेशन। अब हम पढ़ेंगे कल से शुंग वंश के बारे में। अगर आपको क्लास पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।